हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का टॉपिक। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हिंदी में मुद्रा का परिमाण सिद्धांत भी कहते हैं। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के सिलेबस में होता है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, ये जो थ्योरी है इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का मतलब समझना होगा। जैसे कि इकॉनमी मनी के बिना नहीं चल सकती। मनी की बहुत इम्पोर्टेंस है इकॉनमी के लिए। इकॉनमी में डेली इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर मिनट टू मिनट, हर सेकंड टू सेकंड इतने ट्रांजैक्शंस, इतने लेन देन हो रहे हैं। और ये सभी लेन देनों का जो आधार है वो है मनी, क्योंकि आज के टाइम में मॉनेटरी इकॉनमी जो है वो चलती है। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था जिसमें लोग वस्तुओं के बदले वस्तुएं एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, लेकिन आज लोग गुड्स और सर्विसेज मनी के बदले एक्सचेंज करते हैं। तो इस टाइम इकॉनमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे उसका आधार है, दैट इज़ मनी। मनी के बिना इकॉनमी नहीं चल सकती। जितना ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगा इकॉनमी उतनी ही अच्छे से जो है वो काम करेगी। तो जैसे वस्तुएं होती हैं वैसे ही मनी भी एक वस्तु है, मनी भी एक कमोडिटी है। किसी भी वस्तु की जैसे कीमत होती है, जैसे कि एक पेन है, अगर एक पेन का प्राइस 10 रुपये है तो ऐसे ही मनी भी एक कमोडिटी और मनी का भी एक प्राइस होता है। उसे हम मनी की वैल्यू कहते हैं। तो मनी की वैल्यू क्या होती है? मनी की वैल्यू का मतलब है परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि हम मनी की एक यूनिट से जितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, जितनी वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं, यानी कि उस एक रुपये से हमारी जो परचेजिंग पावर है, उससे हम जो भी सामान खरीद सकते हैं वही मनी की वैल्यू होती है। और परचेजिंग पावर डिपेंड करती है वस्तु की कीमत पर, यानी कि प्राइस पर। क्योंकि हम मार्केट में जब चीज़ें खरीदने जाएंगे तो हम उसका प्राइस भी देखेंगे। प्राइस से तय होगा हमारी परचेजिंग पावर कितनी होगी, और परचेजिंग पावर से ही मनी की वैल्यू तय होगी। तो इट मीन्स इनडायरेक्टली मनी की वैल्यू प्राइस से जो है वो रिलेटेड है। तो मनी की वैल्यू का प्राइस के साथ इनडायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा, अगर चीज़ें महंगी होंगी तो मनी की वैल्यू मार्केट में कम होगी। क्योंकि अगर चीज़ें महंगी होंगी तो हम उस पैसे में कम चीज़ें खरीद पाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो मनी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हो जाता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि चीज़ें सस्ती होने पर हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी और मनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से मनी की वैल्यू का प्राइस के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब इन्हीं रिलेशनशिप्स को, ये मनी की वैल्यू और प्राइस के इसी रिलेशनशिप को इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी प्रोफेसर फिशर ने एक्सप्लेन की थी। इसके अलावा प्रोफेसर फिशर के अलावा प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबर्टसन, प्रोफेसर केन्स, पीगू, इन सभी के विचारों का एक कॉम्बिनेशन है जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो जिन्होंने दी थी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। एक है इसमें फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच, यानी कि फिशर का लेन देन का समीकरण, और एक है इसमें कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच को हम कैम्ब्रिज अप्रोच भी कहते हैं, बिकॉज कैश बैलेंस अप्रोच जिन इकोनॉमिस्ट ने दी थी वो सभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, तो इसलिए हम इसे कैम्ब्रिज अप्रोच भी बोलते हैं। तो पहले हम आज बात करेंगे फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच के बारे में। फिशर्स अप्रोच जो है ये प्रोफेसर इरविंग फिशर ने दिया था 1911 में। प्रोफेसर फिशर ने
इस अप्रोच में ये बताया है, जैसे कि हम यहाँ बात करें, यहाँ क्वांटिटी थ्योरी लिखा गया है, यहाँ मनी की क्वांटिटी को भी इसमें यूज़ किया गया है। तो उनका मानना था कि जो मनी की क्वांटिटी है, जब मनी की क्वांटिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, मनी की क्वांटिटी को मैं यहाँ M से शो कर रही हूँ। मनी की क्वांटिटी का मतलब है कि मार्केट में लोगों के पास जो पैसा है या मार्केट में जो मनी की मात्रा है, जब मनी की मात्रा मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे प्राइस लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन मनी की जो वैल्यू है, मनी की वैल्यू को मैं 1/P से शो कर रही हूँ, बिकॉज मनी की वैल्यू प्राइस का रेसिप्रोकल होती है, ये इससे उल्टा होती है। ठीक है, तो अगर हम प्राइस को P से लिख रहे हैं तो हम मनी की वैल्यू को 1/P से शो कर सकते हैं। तो प्रोफेसर फिशर ने बताया कि अगर मनी की क्वांटिटी बढ़ती है तो उससे मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ता है, लेकिन मनी की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर मनी की क्वांटिटी कम हो जाती है तो प्राइस लेवल कम हो जाता है और मनी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मनी की क्वांटिटी बढ़ने का मतलब है कि लोगों के हाथों में पैसा इंक्रीज़ हो गया, मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अब लोगों के हाथ में जब पैसा होगा तो लोग उससे डिमांड करेंगे, मार्केट में डिमांड तेज़ी से बढ़ सकती है, और अगर सप्लाई उतनी ना हुई तो उससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और सप्लाई उतनी नहीं है तो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, उस केस में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो हम पहले से कम चीज़ें खरीद पाएंगे, तो मनी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। और अगर हम ऑपोजिट केस करें तो मनी की क्वांटिटी अगर कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो उससे लोग डिमांड करना कम कर देंगे, क्योंकि जब पैसे नहीं है तो डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड अगर कम हो जाएगी और सप्लाई मार्केट में पड़ी है तो चीज़ें बिक नहीं रही हैं, तो ऐसे में चीज़ों के रेट गिरने शुरू हो जाएंगे। चीज़ों के रेट अगर गिरेंगे यानी कि प्राइस लेवल गिरेगा तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, तो मनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो रिलेशनशिप्स मिले कि मनी की क्वांटिटी का प्राइस के साथ तो सीधा रिलेशन है, क्योंकि जब मनी की क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है, जब मनी की क्वांटिटी कम होती है तो प्राइस लेवल कम हो जाता है। तो मनी की क्वांटिटी और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन है, और मनी की क्वांटिटी और मनी की वैल्यू में उल्टा रिलेशन है, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि जब मनी की क्वांटिटी बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी डाउन आ रही है, और जब मनी की क्वांटिटी कम होती है तो मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। इसी रिलेशनशिप को इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में बताया गया है, और इसको प्रोफेसर फिशर और कैश बैलेंस इक्वेशन में अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करी है। और आज अभी हम इस वीडियो में फिशर के ट्रांजैक्शन अप्रोच के बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो ये प्रोफेसर फिशर ने जो बताया उसका मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है कि उन्होंने अपनी अप्रोच में मनी की क्वांटिटी को प्राइस के साथ और मनी की क्वांटिटी को मनी की वैल्यू के साथ किस तरह से जो है वो रिलेट किया है। तो प्रोफेसर फिशर कहते थे कि जैसे एक किसी भी चीज़ की वैल्यू यानी कि प्राइस वहाँ डिसाइड होती है जहाँ उसकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मनी का वैल्यू यानी कि मनी की जो वैल्यू है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, वो वहाँ डिसाइड होगी जहाँ मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई बराबर हो जाए। जब मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पर मनी की वैल्यू जो है वो मेंटेन होगी। अब बात आती है कि मनी की डिमांड हम किस लिए करेंगे और मनी की सप्लाई कौन करेगा। मनी की डिमांड हम क्यों करते हैं, इन्होंने इस इक्वेशन को इस तरह से दिखाया है, P इंटू टी इज इक्वल टू M इंटू वी। पहले इनकी इक्वेशन सिर्फ इतनी थी, बाद में इन्होंने इस इक्वेशन में मनी की सप्लाई में एक पार्ट और लिया जो था M डैश V डैश, और ये कंप्लीट इक्वेशन जो है वो प्रोफेसर फिशर ने जो है वो दी थी, और इसी इक्वेशन पर ही सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेसर फिशर ने बताया है कि मनी का प्राइस वहाँ डिसाइड होगा जहाँ मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई बराबर हो जाती है, और इसको उन्होंने इस तरह से जो है वो इस इक्वेशन से जो है वो शो किया।
पहले उन्होंने मनी सप्लाई में सिर्फ इतना पार्ट लिया था, बाद में उन्होंने इस पार्ट को भी ऐड किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मनी की डिमांड किस लिए की जाती है। प्रोफेसर फिशर ने मनी की डिमांड में प्राइस और ट्रेड ट्रांजैक्शंस इनको लिया है। यहाँ पर पी का मतलब है प्राइस और टी का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस यानी कि मार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनकी संख्या। मार्केट में जितने ट्रेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यानी कि जितने लेन देन हो रहे हैं उनको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके लिए हमें मनी की डिमांड करनी होगी। मतलब मार्केट में जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनके लिए पैसा चाहिए, और वो कितना पैसा चाहिए, उन ट्रांजैक्शंस को उनके प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल मनी आ जाएगी जिसकी हमें ज़रूरत है उन ट्रांजैक्शंस के लिए। अब आ जाते हैं मनी सप्लाई की तरफ। मनी सप्लाई में उन्होंने एक m इंटू वी पोर्शन लिया है और एक m डैश v डैश लिया है। यहाँ पर m का मतलब है मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि वो मनी जो मार्केट में सर्कुलेशन में है, जो लोगों के हाथ में है पैसा, और v फॉर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है इस मनी की। वेलोसिटी का मतलब है कि मार्केट में वो मनी कितने हाथों में सर्कुलेट हो रही है। जैसे कि सपोज़ एक पर्सन है ए, इसके पास 1 रुपी है, इसने एक पेन ख़रीदा है बी से 1 रुपये का, तो वो 1 रुपया बी के पास आ जाएगा। बी ने उस 1 रुपये से अपनी ज़रूरत की चीज़ ख़रीदी है सी से, तो वो 1 रुपया सी के पास आ जाएगा। तो इस तरह से वो 1 रुपया एक टाइम पर 3 हाथों से गुज़र के गया है, यानी कि उसने 3 हाथ बदले। इट मीन्स 3 बार वो मनी सर्कुलेट हुई, तो उस मनी की वेलोसिटी, इस 1 रुपये की वेलोसिटी हो गई 3। तो मनी जितनी ज़्यादा सर्कुलेट होगी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये वेलोसिटी है इस मनी की। अब है एम डैश। एम डैश का मतलब है बैंक मनी। बैंक मनी यानी कि मुद्रा जो है, जो बैंकों में पैसा पड़ा है उसे हम बैंक मनी कहते हैं। जो पैसा बैंक्स में पड़ा है, ठीक है, वो भी इसके अंदर ऐड होगा। और जैसे सर्कुलेशन में जो मनी है, मतलब जो लोगों के पास मनी है उसकी एक वेलोसिटी है, ऐसे ही बैंक मनी की भी वेलोसिटी है जिसे हम वी डैश से जो है वो डिनोट करते हैं। तो मनी को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए और बैंक मनी को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको हम ऐड कर दें तो उससे मार्केट में टोटल मनी सप्लाई आ जाएगी। मार्केट में मनी सप्लाई क्रिएट कौन करता है? ये करता है सेंट्रल बैंक प्लस गवर्नमेंट प्लस कमर्शियल बैंक्स। ये मार्केट में मनी को जो है वो क्रिएट करते हैं, और आगे मनी जितनी ज़्यादा सर्कुलेट होगी उससे मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होते जाती है। तो जहाँ मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई बराबर हो जाएगी वहाँ मनी की वैल्यू जो है वो तय हो जाएगी। अब इस इक्वेशन से अगर हमें प्राइस लेवल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे और वो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे? मैं वापस से इक्वेशन को नीचे लिख रही हूँ, पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। अगर हम सिर्फ प्राइस को देखें तो ये टी यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके ये डिवाइड में आ जाएगा। और इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि अगर v, v डैश और t अगर कांस्टेंट रहें, ये वेरिएबल्स अगर कांस्टेंट रहें, तो प्राइस का मनी की क्वांटिटी के साथ सीधा रिलेशन आ रहा है। क्योंकि ये भी न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन को जो है वो शो कर रहा है। तो अगर v डैश और t ये कांस्टेंट रहें तो प्राइस का मनी की क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन जो है वो होगा। और यही हमने पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया कि मनी की क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है, मनी की क्वांटिटी अगर कम होती है तो प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो आगे अब हम इस चीज़ को एक डायग्राम से करेंगे। इसमें हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज़ m की वैल्यू अगर हमारे पास 100 है, m डैश हम 200 ले लेते हैं, v है 8 और v डैश है 4 और t की वैल्यू हम 400 ले लेते हैं। तो अब अगर हम इस इक्वेशन में इन सब चीज़ों को पुट करें तो प्राइस की वैल्यू क्या आएगी? 100 × 8 प्लस m डैश है
200 मल्टीप्लाई 4/400, ये ऊपर सॉल्व करके 1600 आ जाएगा हमारे पास। तो प्राइस लेवल आ गया 4। और अगर हम मनी की वैल्यू की बात करें तो मनी की वैल्यू 1/p होता है, तो प्राइस हमारा 4 आया है तो 1/4, ये हमारा मनी का वैल्यू हो गया। तो हमने यहाँ देखा अगर मनी की क्वांटिटी 100 है तो प्राइस 4 है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मनी की क्वांटिटी अगर 100 है तो प्राइस 4 है और मनी का वैल्यू हमारा 1/4 है। एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम मनी की क्वांटिटी को चेंज कर लेते हैं। अगर मनी की क्वांटिटी बढ़कर 200 हो जाती है, पहले हमने m की वैल्यू 100 ली थी, अब हम m की वैल्यू 200 ले रहे हैं, तो m डैश भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी। अगर हमने m की वैल्यू को 100 से 200 दुगना किया है तो m डैश की वैल्यू भी जो है वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी, वो भी डबल होगी। और वेलोसिटी हमने सेम लेनी है क्योंकि ऐसा अजम्पशन में दिया गया है, वो अभी हम अजम्पशंस भी करेंगे। तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट लेनी है और ट्रेड ट्रांजैक्शंस की वैल्यू भी हमें कांस्टेंट रखनी है। अब वापस हम इसी फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे, तो ये आएगा इस तरह से। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास प्राइस लेवल आ जाएगा 8। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने मनी की क्वांटिटी को 200 किया तो हमारा प्राइस 8 हो गया और हमारा मनी का वैल्यू 1/8 हो गया। तो हम यहाँ अगर दोनों के रिज़ल्ट्स को देखें तो इसमें मनी की क्वांटिटी 100 थी तो प्राइस 4 था, और मनी की क्वांटिटी अगर 100 से 200 हुई, डबल हुई, तो प्राइस भी हमारा डबल हो गया। तो इससे पता चलता है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मनी की वैल्यू और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है और प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है। अब हम इसको एक डायग्राम में भी दिखाएंगे। यहाँ वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस लेवल लिया है और नीचे की तरफ मैंने मनी की क्वांटिटी ली है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल अभी हमने देखा कि बिल्कुल प्रोपोर्शनेट रिलेशन है। मनी की क्वांटिटी डबल होती है तो प्राइस लेवल डबल हो जाएगा, मनी की क्वांटिटी 3 टाइम्स होगी तो प्राइस लेवल हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी मनी की क्वांटिटी इतनी है तो प्राइस लेवल हमारा इतना हो जाएगा। तो मैं दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ। अगर मनी की क्वांटिटी डबल हो गई, मान लो इतना ही बढ़ गया है, तो जितनी इंक्रीज़ मनी की क्वांटिटी बढ़कर इतनी हो गई, तो जितना एरो मैंने इसमें बढ़ाया है उतना ही एरो मुझे प्राइस के लिए भी बढ़ाना है, क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनेट रिलेशन है। तो इस तरह से मनी की क्वांटिटी और प्राइस दोनों जो है वो अनुपातिक संबंध, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप को इस तरह से जो है मैं अपवर्ड लाइन से जो है वो शो कर सकती हूँ। सो प्राइस इज़ अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन इसमें जो है वो शो हो रहा है। अब हम करेंगे इसकी अजम्पशन। इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस ली गई हैं। पहली अजम्पशन ये है कि इसमें v की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ली गई है, v और v डैश। अभी मैंने जब न्यूमेरिकली हमने इसको सॉल्व किया, हमने देखा कि हमने v की वैल्यू और v डैश यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन और वेलोसिटी ऑफ बैंक मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि जो मनी लोगों के हाथों में है उसकी वेलोसिटी और जो मनी बैंक में है उसकी वेलोसिटी हमने कांस्टेंट ली है। सेकंड है ट्रेड ट्रांजैक्शंस कांस्टेंट, टी की वैल्यू को भी जो है वो इसमें कांस्टेंट अज्यूम किया गया है, इसीलिए हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में भी टी की वैल्यू जो है वो सेम रखी है। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें यह अज्यूम किया गया है कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोज़गार की अवस्था है, कि जितने लोग काम चाहते हैं वो सभी काम कर रहे हैं। फोर्थ,
इस थ्योरी को लॉन्ग रन के लिए जो है वो बनाया गया है, इसे लॉन्ग रन थ्योरी जो है वो अज्यूम किया गया है कि ये लॉन्ग रन में ही एप्लीकेबल होगी। फिफ्थ जो इसमें अजम्पशन है वो है कांस्टेंट प्रपोर्शन बिटवीन m एंड m डैश। इसमें m और m डैश के बीच में कांस्टेंट रिलेशन लिया गया है। अभी हमने जो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल किया उसमें हमने m को जब डबल किया तो हमने बताया कि m डैश भी डबल हो जाएगा, यानी कि इसमें यह अज्यूम किया गया है कि जब लोगों के हाथों में जो पैसा है, मनी जो सर्कुलेशन में है, अगर वो डबल हो जाएगी तो बैंकों में भी मनी डबल हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में कांस्टेंट रिलेशन हो सकता है कि लोगों के हाथों में पैसा बढ़ जाए लेकिन लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट ही नहीं कर रहे। कि तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सर्कुलेशन की मनी बढ़ती है तो बैंक मनी भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये इसकी कुछ मेन अजम्पशंस हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्रिटिसिज्म की। इस थ्योरी में कुछ कमियां भी बताई गई हैं, जैसे कि पहला है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। अनरियलिस्टिक क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें ट्रेड ट्रांजैक्शंस को कांस्टेंट लिया गया, इसमें वी को कांस्टेंट लिया गया, वी डैश को कांस्टेंट लिया गया, जबकि ये चीज़ें रियल लाइफ में कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। एक मनी की वेलोसिटी, मनी की एक यूनिट जो है वो कितने हाथों में सर्कुलेट होगी ये फिक्स्ड तो नहीं है। वो पैसा तो कितने भी हाथों में सर्कुलेट हो सकता है। ट्रेड ट्रांजैक्शंस तो डेली हो रहे हैं, उसका नंबर हम कभी भी कांस्टेंट अज्यूम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इसमें ये जो अनरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो ली गई हैं उसके लिए इसको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है। सेकंड, इसमें ऐसा माना गया है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये जो वी है, वी डैश है, टी है या प्राइस है, इन सबको इंडिपेंडेंट अज्यूम किया गया है, जबकि ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इकॉनमी में कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इकॉनमी में सभी फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। मनी प्राइस से, प्राइस मनी से, फुल एम्प्लॉयमेंट से, सेविंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, जितने भी मनी में इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हम इनको इंडिपेंडेंट तो ले ही नहीं सकते। तीसरा, इसमें अज्यूम किया गया था कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट में लागू होगा, लेकिन इकॉनमीज़ में फुल एम्प्लॉयमेंट होना इज़ नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन। ये रियलिटी में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, हम नॉट रियलिस्टिक मैंने लिखा है, वैसे नॉट रियलिस्टिक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका पाया जाना बहुत रेयर है। फुल एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ही मुश्किल है और ये सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ही ये थ्योरी एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज़ में फुल एम्प्लॉयमेंट तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट, इसमें हम ले सकते हैं कि ये थ्योरी सिर्फ लॉन्ग रन के लिए बनाई गई है, तो ये थ्योरी इट मीन्स शॉर्ट रन में तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। प्रोफेसर केन्स इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि प्रोफेसर केन्स मानते थे कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, कि लॉन्ग रन में तो हम सब मर जाएंगे, लॉन्ग रन तक तो हम रहेंगे भी नहीं। तो हमें कैसे पता कि ये थ्योरी लॉन्ग रन में जाके वाकई में एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही। हम जो कुछ भी जीते हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो शॉर्ट रन के हिसाब से होना चाहिए, ताकि जो हम कर रहे हैं वो फटाफट एप्लीकेबल भी हो सके और हम उसको जो है वो वेरीफाई भी कर सके। तो ये थ्योरी सिर्फ लॉन्ग रन के लिए है, ये शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल जो है वो नहीं है। एक इसकी क्रिटिसिज्म है कि ये थ्योरी वन साइडेड है। वन साइडेड इसलिए क्योंकि इसमें मनी की सप्लाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, मनी की डिमांड को नहीं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन कि इसमें ये लिया गया है, इसमें सिर्फ मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है, जबकि मनी इज़ नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो इसमें प्रोफेसर के फिशर ने इक्वेशन दी उसमें उन्होंने मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई को लिया, और मनी की डिमांड में हमने लिया कि मनी की डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सामान खरीदना है, यानी कि इसमें मनी को सिर्फ इसलिए ज़रूरत माना गया कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि उससे हम सामान खरीद सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर केन्स का मानना है कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, मनी को हम अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं, मनी के रूप में हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं।
तो ये हमारी कुछ क्रिटिसिज्म हो गई और इसी के साथ हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का एक पोर्शन जो कि फिशर इक्वेशन का पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।